गुड मॉर्निंग। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ज्योग्राफी क्लासेस में। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम लोग शुरू करें, आप सबों को ईद और अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। आप लोग घर में रहकर इस त्योहार को मनाएंगे, ऐसी आशा है। और आज का हमारा टॉपिक, हाँ थैंक यू, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे। हम लोग पढ़े थे कुछ, उसके बारे में कुछ जानने का कोशिश किए थे कि आखिर ये है क्या, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। तो उसी क्रम में आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है सबसे पहले तो। और इसके सबसे पहले तो इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। फिर इसके जो घटक हैं, संघटक जो है, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग फूड वेब और फूड चेन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, वेब। और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे ऊर्जा का और मटेरियल का, किसी भी चीज का आदान प्रदान होता है प्रकृति और हमारे बीच, मतलब प्रकृति और जीवों के बीच। तो ये सब तमाम चीजें आज के लेक्चर में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, उसका अर्थ क्या होता है। तो ये जो इकोलॉजी है वो दो शब्दों से बना है। इकोलॉजी एक लेट से मत आओ तुम लोग। इकोलॉजी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है इकोलॉजी, लेकिन ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। ये तुमको एग्जाम्स में ये सब पूछते हैं, इसलिए ये बहुत सिंपल है। हम लोग बाद में जान लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या है। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इकोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्स के लिए कि इकोलॉजी एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिसमें सबसे पहला ओइकोस होता है, ओइकोस और लोगोस। तो ओइकोस का मतलब होता है वास स्थान। अब ये वास स्थान हमारा घर हो सकता है, हमारा घर हो सकता है ना, या कोई जंगल हो सकता है ना, या फिर कोई पेड़ हो सकता है। पेड़ पे भी बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वास स्थान के बारे में अध्ययन करता है। आवाज आवाज नहीं आ रहा है? हेलो? हाँ, तो फिर क्यों बीच में कोई, अच्छा रुको, हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं इसका। अभी आ रहा है? ओके, हाँ, ठीक है। तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, इकोलॉजी में बेसिकली हम लोग अपने वास स्थान का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में हमको, जैसे वास स्थान अब क्या है, तो पूरी मानव जाति की या पूरे जीवन की का वास स्थान पूरी पृथ्वी है। इसीलिए देखो, पहला जो हमारा पहला स्लाइड था टॉपिक वाला, इसमें हम ये चीज दिए हैं, ये ये पूरी दुनिया हमारी वास स्थान है। सबसे बड़ा वास स्थान यही है कि इस अर्थ पे ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक जगह है अर्थ, जो कि हम सबों का वास स्थान है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे मनुष्य हो। तो ये सबसे बड़ा वास स्थान है। और इसमें छोटे छोटे, कहीं मरुभूमि है, कहीं महासागर है, कहीं जंगल है, हमारा घर है, खेत है, चावल का, धान का खेत है, एक कोई पेड़ है, वो सब सब किसी ना किसी पशु पक्षी का वास स्थान होता है। तो इसी वास स्थान के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये वास स्थान किन चीजों से बना है और इससे हमारा जीवन कैसे संबंधित होता है, हम अपने जीवन में इनसे क्या क्या प्राप्त करते हैं और उनको देते क्या है।
तो कंपटीशन के लिए इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ओक्योस एंड लोगोस। ओक्योस का मतलब होता है वासस्थान और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि हम अपने वास स्थान का, जहां पर हम रहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो चूंकि पूरा जो जीवन है, पशु पक्षी मानव, इन सब का सबसे बड़ा वास स्थान तो हमारी पृथ्वी है। तो इसलिए पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं इसमें, कि पृथ्वी में जीवन का अध्ययन करते हैं हम लोग इकोलॉजी में। और कैसे ये जीवन अस्तित्व में आया, इस जीवन को चलाने में क्या क्या चीजें मदद करती है ना, और ये जीवन कैसे पृथ्वी को प्रभावित करता है, ये सब तमाम चीजों को हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर तुम्हारा दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है सवाल कि ये जो परिस्थितिकी तंत्र है इकोलॉजी, इसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो तुम बताओगे कि एजी टॉन्सेल जो है एक वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। एजी टॉन्सेल साहब ने सबसे पहली बार परिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया था। बीच में नहीं आओ तुम लोग। परिस्थितिकी तंत्र का इस्तेमाल किया था। अब है कि परिस्थितिकी तंत्र के अर्थ के बारे में तो हम लोग जाने कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने वास स्थान को, जो हमारा घर है, जैसे पृथ्वी हमारा घर है, या जंगल हमारा घर है, या सुल्तानगंज हमारा घर है ना, ये भागलपुर हमारा घर है, तो जो भी हमारा घर है उसके बारे में हम लोग तमाम चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये होता है परिस्थितिकी तंत्र। तो परिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोलॉजी जो है, वो एक गतिक व्यवस्था है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गतिक व्यवस्था अभी तुम सिर्फ दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। आगे जैसे जैसे इस लेक्चर में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ये गतिक व्यवस्था है। मतलब ये स्टैटिक नहीं है, एक रुका हुआ व्यवस्था नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा, हम अभी हर समय हर पल ये चलते रहता है ना। और इसकी संरचना के दो प्रमुख घटक होते हैं। कोई भी वास स्थान होता है, उसका जो संरचना होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका दो महत्वपूर्ण घटक होता है। उसमें सबसे पहला क्या है? उसमें सबसे पहला होता है जैव। नहीं नहीं, लेट से आओगे तो फिर यू विल नॉट बी एडमिटेड, दिस इज लास्ट टाइम। ओके, हाँ। तो ये जो परिस्थितिकी तंत्र है, उसका वो एक गतिक व्यवस्था है। ये चीज अभी तुम लोग सिर्फ ध्यान में रहना। और अगर लेक्चर के अंतिम तक ये समझ में नहीं आ पाए या हम एक्सप्लेन नहीं करें तो एक बार पूछ लेना कि कैसे सर गतिक व्यवस्था बोले और हमको समझाए नहीं। हम आगे जैसे ही लेक्चर में तमाम चीजें इकोलॉजी के बारे में या परिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये गतिक व्यवस्था है, ये रुका हुआ व्यवस्था नहीं है, ये हमेशा हर पल चलता रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इकोलॉजी है, परिस्थितिकी तंत्र, उसका स्ट्रक्चर का दो प्रमुख घटक होता है। और उस दो प्रमुख घटक में सबसे पहला होता है जैव परिवार। जो जीवन है इसमें, पेड़ पौधे, पशु, कीड़ा मकोड़ा, इंसान, हर कोई उसका बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। तो ये जैव परिवार जो है ना, वो एक साथ एक इकाई के रूप में काम करता है। एक इकाई के रूप में काम करने का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, ये एक जैव परिवार है, तो यहाँ पे मानव भी है ना, और मानव के साथ कुछ जानवर भी है ना, जानवर भी है, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी है ना, और यहाँ पे छोटा छोटा कीटाणु जीवाणु भी है। अपना माइक्रोफोन जो जिसका भी ऑन है वो बंद करो। आशीष कुमार, आशीष कुमार, 20 में डिस्टर्ब करते हो तुम। हाँ, तो ठीक है। इकोलॉजी जो परिस्थितिकी तंत्र है, वो एक गतिक व्यवस्था है और उसकी संरचना के दो प्रमुख घटक होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है जैव परिवार, जो एक स्थायी इकाई के एक साथ एक इकाई के रूप में काम करता है। कैसे इकाई के रूप में काम करता है? तो ये हम लोग देखेंगे कि हमारा जीवन जो है, जैसे पूरी पृथ्वी पर मानव भी है, और कुछ जानवर भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और छोटा छोटा कीटाणु भी है। तो हर कोई एक दूसरे को प्रभावित करता है। मानव पेड़ पौधे को प्रभावित करता है और पेड़ पौधा मानव को प्रभावित करता है। जो जंतु है वो पेड़ पौधे को प्रभावित करते हैं और जंतुओं को पेड़ पौधा प्रभावित करता है। उसी तरह जो छोटे मोटे
कीड़े कीटाणु होते हैं, वो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो ये पहली इकाई हो गई। और उसके बाद दूसरी इकाई क्या होता है? हमारा निवास, जो हैबिटाट है, जो हम लोग को पालता है एवं हम लोग का रक्षा करता है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी, सबसे बड़ी जो निवास स्थान है पृथ्वी, वो हम लोग को पालती भी है और हमारा रक्षा भी करती है। पर मान लो कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, तो इस पे भी बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, है ना। कोई चिड़िया रहती है, ये गौरैया रहता है, या गिलहरी रहता है, बहुत सारे बंदर रहता है। तो ये पेड़ पौधा उसको पालता भी है, उसका जो फल है वो खाते हैं, और उसका रक्षा भी करता है, उसको घोंसला बनाने के लिए जगह देता है। तो इसलिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें दो घटक होता है ना। उसमें सबसे पहला होता है, और इस निवास स्थान में भी बहुत सारा चीज आता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या आता है। पर तुम अभी इतना ध्यान रखना कि पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक व्यवस्था होती है, जो चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है। और इसकी संरचना के दो घटक होते हैं, जिसमें सबसे पहला जैव परिवार, जो एक इकाई के रूप में काम करता है। एक इकाई के रूप में काम करने का मतलब, अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। और दूसरा है कि वो जहां पे रहते हैं, निवास स्थान, क्योंकि निवास स्थान के आधार पे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र को अलग अलग में बांटते हैं। जैसे अगर जंगल का एक अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, घास के मैदान का एक अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, आर्कटिक पोलर रीजन में एक अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसलिए निवास स्थान जो है और वहां पे जो दशाएं होती है, इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या हमारी जीवन प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रमुख घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। अब हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती है। ये तुम लोग ध्यान में रखना कि पारिस्थितिकी तंत्र ये समझने की चीजें हैं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित स्थान क्षेत्र में समस्त जैविक एवं भौतिक तत्वों का योग है। अब ये तुमको वो परिभाषा भी दे रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का, कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो किसी भी संबंधित क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो समस्त जैविक का मतलब होता है, एक तरह से समझो कि पेड़ और जानवर, कोई भी जानवर है ना, तो वो ये होता है जैविक घटक। और दूसरा है भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्व क्या क्या होता है? तो चाहे वो मिट्टी हो, है ना, मिट्टी हो, या सूरज की किरणें हो, सनलाइट हो, है ना, या हवा हो, या पानी हो, कुछ भी, ये सब भौतिक तत्व है। तो इन सब, ये दोनों का योग तमाम एक जगह पे, किसी भी स्थान पे, ये जो भौतिक और जैविक चीजें हैं, उनका योग को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और उस योग के बाद जो है वो आपस में एक दूसरे से जैसे संबंध रखते हैं या क्रिया करते हैं, देते हैं, लेते हैं, ये सब तमाम चीजें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक संबंधित स्थान के समस्त जैविक और भौतिक तत्वों का योग होता है। उसके बाद क्या होता है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है ना। कोई भी अगर पारिस्थितिकी तंत्र जो चलेगी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम चलेगी, जैसे तुम्हारा घर है ना, तो तुम्हारा घर और सब घर और समाज में और भी जितने भी घर है, उन घरों, तुम समाज में रहते हो, तुम्हारा घर भी समाज में है, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर एक यूनिट की तरह काम करता है। उसी तरह पूरी दुनिया में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र है। पेड़ का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जंगल का अलग होता है, मरुभूमि का अलग होता है ना। तो उनका क्षेत्र जो होता है वो निश्चित होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे लेक्चर में बात करेंगे कि उनका क्षेत्र निश्चित होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, भौतिक एवं ऊर्जा संगठकों के बीच अंतःक्रिया होती रहती है, और विभिन्न जीवों के माध्यम से आपस में क्रियाएं चलती रहती है। यही हम तुमको यहाँ भी बताना चाह रहे थे कि मान लो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें पेड़ पौधे हैं और जानवर है ना, जानवर है, और उसके बाद सूरज की रोशनी आती है, हवा चलती है, पानी होता है, और जमीन है, मिट्टी है। तो ये सब, मिट्टी से भी ये कुछ लेता है, पानी से भी लेता है, और हवा से भी लेता है, और सूरज की रोशनी से भी लेता है, और वापस में देता भी है। तो ये जो जैविक चीजें हैं और भौतिक चीजें हैं, या जो ऊर्जा का संगठक है, इन सब के बीच में
अंतःक्रिया चलते रहता है। वो आपस में एक दूसरे से कुछ लेते देते रहते हैं। और इसी से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। तंत्र का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था, एक सिस्टम। तो इस वैसा सिस्टम जिसमें भौतिक चीज और जैविक चीज मिलकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और हमारा जीवन निरंतर चलते जाता है। तो ऐसे तंत्र को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी का वो ऑन है, अगर तुम ऑफ नहीं करोगे माइक्रोफोन तो हम तुमको इससे बाहर निकाल देंगे। आशीष कुमार आप अपना बंद करिए, नहीं तो आप यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हो उसको ध्यान से पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो आगे परिस्थितिकी तंत्र को या किसी भी सिस्टम के बारे में समझने में हमको बहुत आसानी होगी। इसमें क्या है, परिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है। अब मान लो कि जैसे कभी-कभी कोई सिस्टम जो होता है ना, वो इंटरनल, वो क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना? लेकिन कोई-कोई सिस्टम होता है, क्लोज़ सिस्टम का मतलब होता है ना, इसके अंदर ही सब कुछ मौजूद है। जितना भी ऊर्जा का स्रोत है या जो भी चीज़ें हैं, वो इस सिस्टम के अंदर है। इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं है ना? लेकिन जो ओपन सिस्टम होता है, जो खुला तंत्र होता है, वो बाहर से कोई भी चीज़ लेता भी है और अपनी चीज़ों को बाहर देता भी है। तो ये खुला तंत्र होता है, ये खुला हुआ तंत्र होता है। तो उसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज होता है इसका, ऊर्जा, ये सूरज से लेता है ना? तो ये बाहर से लेता है और फिर बाहर दे भी देता है इन्वायरमेंट में हीट के रूप में। जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग ऊर्जा लिए रोटी खाकर और उसके बाद हम लोग बोले या काम किए, तो ये फिर वो हमारे स्पेस में चला गया, हमारे वायुमंडल में, हमारे जो वातावरण में चला गया और वो सिस्टम में, हमारे सिस्टम में लौट के नहीं आया। तो यह खुला तंत्र होता है जिसमें हम लोग ऊर्जा और पदार्थों को लेते भी हैं बाहर से और फिर बाहर देते भी हैं। तो इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा व पदार्थ का आगमन और बहिर्गमन होता है। मतलब आगमन का मतलब हम लोग लेते भी हैं इस सिस्टम में ऊर्जा को और पदार्थ को, और इससे बाहर भी जाता है। कैसे जाता है बाहर, इसको हम लोग आगे डायग्राम से पढ़ेंगे नेक्स्ट में। लेकिन इसके उस मतलब हम लोग ये जानने के पहले कि इसमें कैसे ऊर्जा या कोई भी चीज ये सिस्टम लेता है, ये तंत्र अपने में लेता है और फिर बाहर देता है, इसको जानने से पहले ये परिस्थितिकी तंत्र जो है उसके संगठक जो है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा चीज है जो मिलके एक परिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। तो तुम्हारे स्क्रीन पे एक बहुत ही सीधा साधा, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। इसमें है कि परिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख संगठक होते हैं। उसमें एक होता है अजैविक तत्व और दूसरा होता है जैविक तत्व। तो सबसे पहले हम लोग अजैविक तत्व के बारे में देखते हैं कि अजैविक तत्व में क्या क्या होता है। तो अजैविक तत्व में वायुमंडल के कारक होते हैं। वायुमंडल के कारक में क्या होता है, तापमान। हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक निश्चित तापमान से ज्यादा या एक निश्चित तापमान से कम हो जाए तो जिंदगी संभव नहीं हो पाती। प्रकाश बहुत जरूरी है। तुम देखो कि अगर कोई पौधा को लाके या अंधेरे में रख दो तो वो मर जाएगा। प्रकाश बहुत जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। उसी तरह वर्षा, वर्षा से हमको पानी मिलता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमको पानी नहीं मिल पाएगा, और हवा, बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जलवायु के ये अजैविक तत्व है, परिस्थितिकी तंत्र का ये अजैविक तत्व है, और उसमें सबसे पहला कारक जो है अजैविक तत्व में वो जलवायु कारक है। और जलवायु में तापमान होता है, प्रकाश होता है, वर्षा होता है, हवा होता है, जो तमाम चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसके बिना पृथ्वी पर जिंदगी चल ही नहीं पाएगी। और दूसरा तत्व जो होता है वो मृदा का कारक होता है, जो मिट्टी से लेता है। जो परिस्थितिकी तंत्र ये है वो मिट्टी से कुछ चीजों को लेता है। तो क्या लेता है, बिना मिट्टी के जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हवा नहीं रहेगा और पानी नहीं रहेगा तो हम मतलब कि तभी हम सिर्फ जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर मिट्टी भी नहीं रहेगा तब भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परिस्थितिकी तंत्र का एक जो संगठक है अजैविक तत्व, नॉन लिविंग थिंग्स, वो उसमें मृदा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। अब मृदा से क्या क्या मिलता है, तो मिट्टी से हम लोग को खनिज मिलता है ना। कोई भी पेड़ पौधा जो है वो कहाँ से
हवा से तो या इन्वायरमेंट वायुमंडल से तो वो सूरज की रोशनी सिर्फ लेता है। बाकी चीजें वो जो मिट्टी से लेता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे सोडियम हो, कोई भी चीज जिससे हमारा वो फ्रूट्स बनाता है, जैसे गेहूं बनाता है, तो गेहूं के लिए वो जो खनिज है वो मिट्टी से ही लेता है। तो इसलिए खनिज मृदा हम लोग को क्या देता है? खनिज देता है, ऑक्सीजन देता है और स्थलाकृति देता है। ये ऑक्सीजन तो मतलब प्लांट भी जो डायरेक्ट हवा से हम लोग हम जो जीव होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो होता है वो मिट्टी से भी ऑक्सीजन लेता है। और स्थलाकृति का मतलब पहाड़, झरना, मैदान, ये सब भी हमारी जिंदगी को अ, कम जिंदगी के लिए जरूरी अगर नहीं भी है तो कम से कम जिंदगी को प्रभावित तो जरूर करती है। तो इसलिए मृदा के ये कारक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा जो संगठक है वो क्या है? वो है जैविक तत्व। तो जैविक तत्व में क्या होता है? एक उत्पादन नहीं, उत्पादक है ना, उत्पादक होता है। एक जो है चीजों का उत्पादन करता है। तो चीजों का उत्पादन करने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक जगह है ना, तो यहाँ पे मिट्टी है और इस मिट्टी में जो भी चीजें हैं वो अजैविक तत्व है। जो मिट्टी है उसमें अजैविक तत्व है, लेकिन इसी मिट्टी में जब एक पेड़ हो जाता है तो ये पेड़ क्या करता है कि इसी मिट्टी से अजैविक चीजों को लेके और एक जैविक चीज बनाता है। आम बनाया, है ना, आम आम जैविक चीज है जिसको हम लोग खा सकते हैं, जिसको जो उपभोक्ता होता है वो खा सकता है। तो इसी उत्पादक में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी अजैविक चीजों के मदद से वो कुछ ऐसा बनाए जिसको उपभोक्ता खा पाए। तो उत्पादक क्या होता है? वो स्वपोषी होता है, वो खुद का पोषण करता है। स्वपोषी जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा का उत्पादन, सूरज तो ठीक है, सूरज जो है वो सबको ऊर्जा देता है, पर सूरज की ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग जान रहे हैं कि हम जो गेहूं खाए, इससे जो हमको ऊर्जा मिली, जिससे हम अभी बातचीत कर रहे हैं या हमारा दिल धड़क रहा है, ये सूरज से आ रहा है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन सूरज का ये ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट कोई इंसान नहीं ले सकता है। इसको गेहूं के माध्यम से ही लिया जा सकता है। सूरज पेड़ को देगा, पेड़ गेहूं बनाएगा और फिर इंसान लेगा या कोई भी पशु पक्षी लेगा। डायरेक्ट सूरज का ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो उत्पादक कौन होता है? तो पौधा या पेड़, है ना, पौधा या पेड़ जो होता है वो उत्पादक होता है, क्योंकि इसी में वो क्षमता होती है कि ये अजैविक तत्व जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, उनका इस्तेमाल करके ऊर्जा का कुछ ऐसा स्रोत बना दे जिसको उत्पादक लोग खा के और वो भी अपना जिंदगी जिए और अपना ऊर्जा का जो जरूरत होता है उसको पूरा करें। तो ये उत्पादक वर्ग होता है। जैविक तत्व में सबसे पहला उत्पादक हो गया। फिर दूसरा क्या है? उपभोक्ता। इस उपभोक्ता में भी बहुत तरह के उपभोक्ता होते हैं। जैसे कोई सिर्फ पेड़ पौधा खाता है, कोई जो मांस खाता है, मांस भक्षी होता है, कोई दोनों चीज खाता है। तो उपभोक्ता वो तमाम कैटेगरी का जो भी जीव जंतु है जो किसी दूसरे का बनाया हुआ खाना, पेड़ पौधों का बनाया हुआ खाना, या मान लो कि एक हिरन है ना, एक हिरन है और इसको शेर खा गया। तो शेर खुद ही से खाना नहीं बनाया, वो हिरन को खाया और हिरन फिर घास को खाई, है ना। तो घास यहाँ पे जो है वो हो गया उत्पादक, और हिरन और शेर दोनों हो गया उपभोक्ता। और शेर जब मर गया तो उपभोक्ता में हम क्या लिखे हैं नीचे कि परपोषी, जो दूसरे चीजों को खाता है। परपोषी जो ऊर्जा का उपभोग और परिवर्तन करते हैं, ये ऊर्जा का उपभोग करते हैं, है ना, हिरन से मिला जो चीज उसका उपभोग करते हैं और उसका परिवर्तन भी कर डालते हैं। उसके बाद होता है अपघटक। अपघटक क्या होता है? अपघटक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना अपघटक के जो चीजें खत्म हो जाएगी। जो अजैविक तत्व है ना, जैसे मिट्टी। अब सोचो ना कि एक मिट्टी से तुम कितना बार गेहूं और चावल उपजाते हो, अगर उस मिट्टी को वापस में वो चीजें जो कैल्शियम या नाइट्रोजन या कैल्शियम या सोडियम या फास्फोरस या पोटेशियम ये सब नहीं मिलेगा, तो ये फिर किस चीज को लेके पेड़ पौधा अपना फल बनाएगी, ऊर्जा का स्रोत को बनाएगी? तो अपघटक यहीं पे काम आता है। अपघटक क्या करता है कि अगर कोई पेड़ पौधा है ना, वो मर गया और मिट्टी में चला गया, या फिर कोई जानवर
इंसान या कोई जानवर मर के मिट्टी में चला गया, तो ये जो है वो जैविक चीजों को, चूंकि पेड़ पौधा में जो जो कोशिका होता है, या आदमी में या पशु पक्षी में जो कोशिका होता है वो जैविक होता है, तो इस जैविक तत्वों को तोड़ के फिर से वो अजैविक तत्व बना देते हैं। जैसे हमारा एक कोशिका जिसमें कार्बन है, हमारा एक कोशिका, अगर पेड़ पौधा या कोई भी जो जानवर है या पशु पक्षी है वो मरा, तो उसके कोशिका में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटासियम है, ये सब चीजें हैं। पर ये सब चीजों का डायरेक्ट इस्तेमाल पेड़ नहीं कर सकता है। पेड़ डायरेक्ट कोशिका नहीं ले सकता है, वो जैविक चीज को नहीं ले सकता है। वो कभी भी लेगा तो ये अजैविक चीज को लेगा। तो फिर से जैविक चीज को अजैविक चीज बनाने का जो है काम, वो ये अपघटक करते हैं। वो चीजों को सड़ाते गलाते हैं और उसके बाद उसको मिट्टी में फिर से अजैविक। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। वो ऐसे अगला जब हम लोग आगे वो अच्छा ठीक, तुम इस चीज को सिर्फ देख लो कि ये संगठक है। उसके बाद अगला जो डायग्राम है ना, इसमें हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि ये होता क्या है। अब हम देखो उसमें जब हम लोग उसका परिभाषा या अर्थ जानने का कोशिश कर रहे थे इकोलॉजी का, तो उसमें हम लोग देखे कि वो क्रियाशील होती है, वो गतिक होती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें दो तरह की प्रक्रियाएं एक साथ आगे चलती रहती है। पहला ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है, और दूसरा भू जैव रसायन चक्र। भू का मतलब होता है भूमि, है ना। जैव का मतलब होता है कोई भी जीवित चीज। और रसायन का मतलब होता है केमिकल। जिस केमिकल्स का बात हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब का बात कर रहे हैं ना, वही रसायन। तो इसका चक्र चलता है। तो ये चक्र कैसे चलता है, ये हम नेक्स्ट फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। आगे और भी फिगर्स है, उसमें भी हम लोग समझेंगे। पर चलो अभी अगर तुम लोग को यही चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये अजैविक परिस्थितिकी तंत्र का संगठक जो है वो अजैविक तत्व है और जैविक तत्व है। अजैविक तत्व में क्या है, जलवायु के जो भी कारक है या मृदा के जो भी कारक है, तापमान, प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ये है ना। और जैविक तत्व में क्या, सबसे पहले उत्पादक जो है, जो पेड़ जो अजैविक चीज को जैविक चीज में कन्वर्ट कर देता है। ये उत्पादक का भूमिका ये होता है। उत्पादक का भूमिका इसमें हम लोग जैसे देखो, ये जो उत्पादक है ना, वो क्या करेगा, वो अजैविक चीजों को लेके अजैविक चीजों को लेके किसी भी चीज का उत्पादन करेगा। मान लो कि एक वो फल बनाया, कोई फल बनाया, तो ये फल बनाने के लिए पेड़ क्या करता है, पेड़ क्या करता है कि जमीन से वो क्या क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है, कैल्शियम लेता है, पोटासियम लेता है, कैल्शियम लेता है, सोडियम लेता है, कार्बन लेता है, हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ये तमाम चीजें वो ये अजैविक चीजें हैं, है ना। और इसको वो या तो वायुमंडल से या मिट्टी से लेता है, और उसके बाद वो एक फल बना दिया जो जैविक है। और इस जैविक उत्पादक जब हरा पौधा जो कार्बनिक चीज हम लोग को बनाता है, जो जैविक चीज, जो फल है, गेहूं है, चावल है, जो भी चीज, तो उसको खाता कौन है, उपभोक्ता खा लिया। अब उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता का काम कोई चीज बनाना नहीं होता है, वो सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ऊर्जा के प्रकार को बदलता है। तो उपभोक्ता है, मान लो उपभोक्ता क्या है, जो भी प्राणी जीवन है। प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट घास फूस खाता है, पेड़ पौधा खाता है, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। और द्वितीय और तृतीय और अंतिम जो उपभोक्ता होता है, वो मांसाहारी होता है। जैसे एक हिरन क्या करी कि वो जो उत्पादक वर्ग है उसके द्वारा घास पैदा किया गया, अजैविक चीजों को लेके घास पैदा किया गया, और घास को ये हिरन खा गई, और हिरन को शेर खा गया, है ना। और शेर को तो कोई नहीं खाता, ऐसे ईगल खाता है जब वो मर जाता है तो, लेकिन शेर खा गया। तो हिरन और शेर क्या है, वो ना तो कुछ बनाई और ना ही वो कुछ चीज बिगाड़ी। वो क्या की, कुछ चीज खाई और भाई अपना दैनिक जीवन का काम किया, दौड़ा धूपा जो भी किया, और उसके बाद वो किसी का खाना बन गई। तो ये क्या करते हैं,
ये जो दूसरे प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय, अंतिम जो उपभोक्ता होते हैं, वो ऊर्जा का सिर्फ स्थानांतरण करते हैं। एक एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक वो ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं कि अभी ऊर्जा हिरन में सबसे पहले ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, फिर हिरन के पास आ गई ऊर्जा और हिरन को खा के शेर के पास आ गई ऊर्जा। तो यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा का हस्तांतरण हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आई और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे अब देखो उत्पादक क्या किया कि खाना बनाया और एरो देखो एरो कैसा है। उत्पादक खाना बनाया जिसको उपभोक्ता खा गया। अब उपभोक्ता अगर मर गया या उत्पादक जो है वो मर गया, दोनों कोई भी मरा, तो क्या है कि वो मिट्टी में आया। अब मान लो कि एक पेड़ मरा था जो पड़ा हुआ है और एक जानवर मरा था वो पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें कार्बनिक चीज है, कोई भी कार्बनिक चीज है। कार्बनिक चीज का मतलब होता है हमारी कोशिकाएं, जो जीव जंतुओं की कोशिकाएं होती है ना, वो कार्बनिक, वो लिविंग थिंग होता है, वो जैविक चीज होता है, चाहे वो पेड़ पौधा का कोशिका हो जिससे हमारा शरीर बना है या जानवर का। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है, वो जैविक नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब जैविक फॉर्म में होता है ना। और इस अजैविक फॉर्म को फिर अपघटक क्या करती है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जो क्या करता है उसको तोड़ता है। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में क्या C12H22O11 ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है। अब इसको तोड़ता है ये अपघटक जो है ना, इसको तोड़ता है। जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है हमारी कोशिकाओं में, जो अजैविक चीजें होती है, उसको फिर से जैविक चीज को अजैविक चीज बनाने का जो कार्य है वो ये अपघटक करता है। और अपघटक जब ये चीजों को हमारे कोशिका को, अपघटक जब है हमारी कोशिकाओं से ये सब चीजों को तोड़ देता है, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर से मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी में उस चीज का प्रचुर मात्रा होता है। जैसे हमारी कोशिकाएं इसमें क्या है, हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, सोडियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कैल्शियम होता है, तमाम चीज, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है, ये सब चीजें होता है। लेकिन ये सब चीज इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है कि डायरेक्ट उसका प्रयोग जो उत्पादक वर्ग है वो अपना खाना बनाने में नहीं कर सकते। इस उत्पादक वर्ग को खाना बनाने के लिए मिट्टी में इन सब अजैविक चीज की तरह चाहिए, है ना। तो इसको अजैविक चीज की तरह तोड़ने का काम ये जो अपघटक है, ये जो अपमार्जक या सूक्ष्म जीवी होते हैं वो करते हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज देखे, वो क्या देखे, हम लोग देखे कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्पादक जो है वो क्या करता है, उत्पादक क्या करता है कि अजैविक चीजों का इस्तेमाल करके कोई जैविक चीज बनाता है ना, जैविक चीज बनाता है। पेड़ पौधा, हवा, पानी, मिट्टी का इस्तेमाल करके फल बनाया, फल जैविक हो गया। अब जैविक चीज को उत्पादक खाया और मान लो कि खा के मर गया, तो इसके शरीर में है, इसके शरीर में जैविक चीज है। अब इस अजैविक चीज को, मतलब इस जैविक चीज को फिर से अजैविक बनाने का कार्य ये अपघटक करते हैं। इसलिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो अपघटक होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब का, या फंगस होता है, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखो ये एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे देखो जब पुआल जो होता है, पुआल अगर सड़ गल जाता है तो इसमें एक मशरूम हो जाएगा। ये क्या है मशरूम, ये फंगस है, ये दिस इज फंगस और कुछ नहीं है, फंगस, ये फंगस है। ये सड़ जल गया तो इसका नाइट्रोजन जितना भी है या यूरिया जो भी है, इसका इस्तेमाल करके एक पेड़ बन गया। पहले इसको तोड़ा, जब पुआल जो है वो जब सड़ा ना, तो इसमें बैक्टीरिया काम किया और पुआल का कोशिका में जितना भी नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब था ना, इसको पहले नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन के फॉर्म में तोड़ा और जैसे ही यह टूटा तो एक नया पेड़ उत्पन्न हो गया जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, है ना। तो उत्पादक क्या करता है, वो अजैविक को जैविक में कन्वर्ट करता है और अपघटक जो है वो जैविक को अजैविक में कन्वर्ट करके फिर से मिट्टी में डाल देता है और फिर से मिट्टी जो इनरिच हो जाती है, फिर से वो पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं जिससे उत्पादक वर्ग को कोई भी जैविक चीज बनाने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम लोग और क्रियाशीलता क्या है,
जिसमें हम लोग क्रियाशीलता, यही चीज, ये जो चक्र की तरह चलते रहता है ना, ये चक्र की तरह चल रहा है, ये हमेशा चलते रहता है। अगर चक्र टूट जाएगा बीच में कहीं भी, उपभोक्ता खत्म हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगी, उत्पादक बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ उत्पादक ही रहेगा, है ना। तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर अपघटक या उत्पादक खत्म हो गया, तब ये पारिस्थितिकी तंत्र चल ही नहीं पाएगा। तुम सोचो कि अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा परिस्थिति का कल्पना करो जिसमें ये उत्पादक नहीं है। तो उत्पादक नहीं है तो उपभोक्ता क्या खाएगा? उपभोक्ता डायरेक्ट सूरज से रोशनी लेके या जमीन में जो भी नाइट्रोजन कैल्शियम है उसको नहीं खा सकता, क्योंकि इसका जो शरीर है, इसकी बनावट है, वो ऐसी नहीं है कि वो डायरेक्ट मिट्टी को खा ले और उसको पचा ले और उससे अपना ऊर्जा प्राप्त कर ले। नहीं, इसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्पादक वर्ग द्वारा जो उत्पादित फल होता है, जो भी जैविक चीज होता है, उसका जरूरत होता है इसके लिए। तो उत्पादक अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उपभोक्ता तो रहेगा ही नहीं, पृथ्वी पे जीवन नहीं रह पाएगा। लेकिन मान लो कि उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, लेकिन अपघटक नहीं है। तो अपघटक क्या करता है? अपघटक क्या करता है कि जैविक चीज को तोड़ के अजैविक अजैविक चीज में कन्वर्ट करता है और मिट्टी में डालता है। तो अगर अपघटक नहीं होगा तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो फिर से इसको नहीं मिलेगा। जो मिट्टी का पोषक तत्व है वो फिर से नहीं मिलेगा, और एक दिन मिट्टी पूरी जो पूरी मिट्टी है वो खाली हो जाएगी, और ये इसमें ये बंजर हो जाएगी। इसमें उत्पादक इससे इसकी सहायता से कोई चीज लेके, क्योंकि इसमें रहेगा ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो खनिज है वो इसमें रहेगा ही नहीं, तो उत्पादक लेगा क्या और बनाएगा क्या? तो ये अगर अपघटक खत्म हो जाएंगे तो उत्पादक वर्ग भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो तमाम संगठक है परिस्थितिकी तंत्र के, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, और हर कोई एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर हमारे परिस्थितिकी तंत्र में इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो उससे हमारी परिस्थितिकी तंत्र तबाह हो जाएगी और पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस में रहना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं कि ऊर्जा का, अभी तो हम लोग मटेरियल का प्रवाह देख रहे थे कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लेके पेड़ पौधा खाना बनाया, और उसके बाद उसको जो कंज्यूमर है वो खाया, और उसके बाद वो मर उड़ गया, तो संगठक क्या किया, फिर उसको तोड़ ताड़ के मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी से फिर पेड़ पौधा ली। लेकिन वो पदार्थ का था, वो पदार्थ का साइकिल था, है ना, चक्र था। वो उत्पादक से शुरू होके संगठक तक खत्म होके फिर से उत्पादक को मिल जाती थी। लेकिन परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुमको हो सके पूछे, इसलिए इसको याद रखना कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो 10% लॉ को फॉलो करती है। 10% का नियम एक होता है, उसको फॉलो करती है। तो ये 10% का नियम क्या है वो देखो। हम जानते हैं कि हमारे तमाम जो धरती पे जो भी जीव जंतु है उसका ऊर्जा का स्रोत जो है वो सन होता है। अब सूरज जो भी ऊर्जा हम तक भेजता है उसका 90% जो है ना वो क्या होता है, वो ऐसे वातावरण में हीट एनर्जी में खो जाता है। ये गर्माहट लाता है, वातावरण को गर्म करता है और उसी में खो जाता है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है उसका पेड़ पौधा अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, 10%। अब मान लो कि पेड़ पौधा 10% का इस्तेमाल करी। अब क्या है, पेड़ पौधा खाना बनाई और पेड़ पौधा को खा गया प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहला कंज्यूमर होता है, सबसे पहला उपभोक्ता होता है चूहा। तो चूहा उसको खाया, तो इसमें चूहा को इस 10% का सिर्फ 10% एनर्जी मिला, यानी सिर्फ 1% एनर्जी इसको मिला, है ना। पेड़ पौधा के पास अगर 100 कैलोरी एनर्जी है तो चूहा उसको खाएगा तो इसको 10 कैलोरी एनर्जी सिर्फ मिलेगा। और फिर इस चूहा को जब सेकेंडरी कंज्यूमर बाज या कोई चीज और खाता है तो इसको सिर्फ 1 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। यानी कि हर बढ़ते हुए स्तर पे फूड चेन में जो आहार श्रृंखला होती है उसके हर बढ़ते हुए स्तर पे जो है सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। अगर पूरा पेड़ पौधा में ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग अभी रुको जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लो कि पेड़ पौधा खाना बनाई,
है ना, पेड़ पौधा खाना बनाए, तो इसको भी तो जिंदा रहना है ना, इसको भी अपना तमाम जो है माइटोबॉलिज्म का प्रक्रिया करना है, इसको भी जिंदा रहने के लिए क्या है कि वो 90% जो ऊर्जा है ना, वो अपना जिंदा रहने में ही खपा देती है, और सिर्फ 10% इसका फल उल के रूप में रहता है जिसको खाता है। तो जितना खाएगा उतना ही इसको एनर्जी आएगा, तो इसको 10% एनर्जी आया, मान लो कि 10 कैलोरी इसको एनर्जी आया, तो 10 कैलोरी में चूहा क्या करता है कि 9 कैलोरी का इस्तेमाल वो दौड़ने भागने, अपने दिल को धड़काने में, आवाज निकालने में कर देता है, और सिर्फ 1 कैलोरी ये इसको देता है, जो बाज को, है ना। और बाज अगर मर जाती है तो फिर एनर्जी, बाज अपना सब कुछ जो है 90% एनर्जी जो है वो उड़ने में, आवाज निकालने, ये सब में खर्च कर देती है, और 1% जो बच जाता है वो फिर डिकम्पोजर में जाता है। डिकम्पोजर का मतलब वैसा कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो सड़ाती है चीजों को, तो बाज यहाँ पे मर गया, तो इसका एनर्जी को तोड़ी, और तोड़ने में कुछ, जब जब कोई भी चीज केमिकल कंपाउंड, दो तरह का रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड रहता है, मान लो कि एक केमिकल कंपाउंड है CH4, इसको जब तोड़ना होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग करना होता है, तो इसमें ऊर्जा लगती है, ऊर्जा लगती है। कोई भी कंपाउंड यौगिक जो है उसको तोड़ के हमको एलिमेंटल फॉर्म में करना है, जिसको पेड़ पौधा इस्तेमाल करेगा, तो इसमें ऊर्जा लगती है। तो ये ऊर्जा, यही डिकम्पोजर्स के पास जो 1% ऊर्जा बचा हुआ रहता है ना, इसी में इस्तेमाल करती है। वो जो यौगिक को है, यौगिक को जो सरल यौगिक में कन्वर्ट कर देती है, सरल यौगिक में कन्वर्ट करती है, जिसको पेड़ पौधे ले पाते हैं। अगर ये सरल यौगिक, डायरेक्ट यौगिक को पेड़ पौधा नहीं ले पाएगा, सरल यौगिक होगा तो लेगा। अब क्यों ऐसा होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अब देखो क्या होता है कि पेड़ पौधा का जो रूट्स होता है, पेड़ पौधा का इस तरह से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मान लो एक तो कंपाउंड है ऐसा, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, और नाइट्रोजन, इस तरह का कंपाउंड है, ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा हुआ है फिर से एक तो नाइट्रोजन, इस तरह का इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड है हमारा, यौगिक है, यौगिक है, यौगिक। अब पेड़ पौधा क्या है, पेड़ अब जो मिट्टी में रहती है पेड़ पौधा का, तो रूट्स जो होता है वो, इसमें छेद होता है, कुछ छोटे छोटे छेद होता है, और प्रक्रिया, तमाम प्रक्रियाएं होती है, तो इतना बड़ा यौगिक जो है ना इस छेद में जा ही नहीं पाएगा, तो पेड़ पौधा इसको ले ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो डिकम्पोजर होता है, जो संगठक होता है, उसका काम होता है कि इसको तोड़ देना। इसको कैसे तोड़ देना, तो ऐसा अगर कंपाउंड है, इस तरह का यौगिक है, तो उसको कार्बन में तोड़ दी, हाइड्रोजन में तोड़ दी, नाइट्रोजन में तोड़ दी, हाइड्रोजन में तोड़ दी, चूंकि बहुत सारा हाइड्रोजन का एटम है इसमें, 2 नाइट्रोजन में तोड़ दी। अब एक नाइट्रोजन को आराम से ये ले सकता है, ये इतनी छोटी होती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से डायरेक्ट ले सकता है, और इसके सिस्टम में चला जाता है, इसके तंत्र में, पेड़ पौधे के तंत्र में चला जाता है। तो अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि संगठक जो होते हैं, जो इस डायग्राम में हम लोग, ये अपघटक जो होते हैं उसका क्या महत्व होता है। अपघटक क्या करता है कि वो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक जो होते हैं, उसको सरल यौगिक में तोड़ देता है। और ये जैसे ही सरल यौगिक होता है तो वो अजैविक हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, और उसका उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, जिसका इस्तेमाल उत्पादक वर्ग अपने को में करता है। तो ये चीज अब तुम लोग को समझ में आया कि अपघटक का क्या महत्व है हमारे परिस्थितिकी तंत्र में। कोई बताओ। हाँ ठीक, गुड। हाँ बिल्कुल, फिर से ये चीज समझो, ये बहुत समझना जरूरी है, तुमको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, देखो उत्पादक क्या किया कि इसको अजैविक, हम बता रहे थे इसके पहले एग्जांपल, ये फिर कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या क्या, तुम अपने आसपास देखो, तुमको क्या नजर आता है। वो जो भी चीज नजर आएगा वो यही 2 चीज होगा, या तो वो अजैविक चीज होगा या वो जैविक चीज होगा। तो जैसे जलवायु, हमारे आसपास क्या तुमको नजर आता है, चलो तापमान नजर नहीं आता है, प्रकाश तो आता है नजर, वर्षा आता है नजर, हवा, तो ये सब अजैविक चीज है। और फिर मिट्टी हमको नजर आता है, मिट्टी में से खनिज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये सब हमको मिलता है, तो ये अजैविक चीज है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारे आसपास की दुनिया में। और हमारे आसपास की दुनिया में क्या है, हमारे आसपास की दुनिया में पेड़ है,
जो कि उत्पादन करता है, जो उत्पादक है, और उपभोक्ता जितना भी जानवर है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग, है ना, वो सब उपभोक्ता है। और उसके बाद अपघटक क्या होता है? अपघटक तो तुम एक पौधा, पेड़ जो है, या फिर तुम घर में एक लाव टमाटर, है ना, और उसको छोड़ दो बहुत दिन तक, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो सड़ने का मतलब क्या है? सड़ने का मतलब है कि ये जो टमाटर या कोई भी जैविक चीज जिसको उत्पादक बनाया था, ये जो जैविक चीज है, टमाटर है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक टमाटर है, उसको बहुत दिन छोड़ दिया तो ये सड़ गया। तो सड़ने का मतलब क्या है? ये जो उत्पादन पेड़ किया, पेड़ जो उत्पादक था, वो किसी भी मतलब मिट्टी से अजैविक चीज को लिया, खनिज को लिया, और तापमान, प्रकाश, हवा, पानी का इस्तेमाल करके वो टमाटर बना दिया, एक जैविक चीज बनाया। अब जैविक चीज जब मर गया या टूट के रह गया, तो उस पे ये जो अपघटक है, कीड़े मकोड़े उस पर काम करने लगते हैं। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं कि जब जीवन का मतलब होता है ना, जीवन का मतलब अगर तुम कभी भी पढ़ोगे तो जीवन कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल यौगिक है, जटिल यौगिक है। जीवन जो है वो एक जटिल यौगिक है ना। तो इस जटिल यौगिक को वो तोड़ के, जो कीड़ा मकोड़ा है वो तोड़ के सरल यौगिक में बनाती है। अब इस जटिल यौगिक को हम लोग खा के पचा सकते हैं, उपभोक्ता जो है वो जटिल यौगिक को खा के पचा सकता है, लेकिन पेड़ पौधा को पोषण के लिए सरल यौगिक ही चाहिए। सरल यौगिक मतलब कार्बन के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में। लेकिन टमाटर किस फॉर्म में रहता है? तो टमाटर देखो ऐसा रहेगा, टमाटर एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, फिर इस नाइट्रोजन में दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये बहुत जटिल यौगिक है। इतना ये जटिल यौगिक का इस्तेमाल करके पेड़ पौधा खाना नहीं बना सकता। इस जटिल यौगिक को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ता है। ये सब बॉन्ड जो है ना, रस्सी से, जैसे कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुटा हुआ है तो मतलब ये एक रस्सी है, इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगा। तो अपघटक यही करता है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना, वो यही करता है। वो क्या करता है कि जटिल यौगिक जो 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 जैविक तत्व में होते हैं उसको तोड़ता है और उसको सरल यौगिक में बनाता है, और सरल यौगिक में बना के खाद बनाता है। एक्चुअली ये खाद बनाता है। सरल यौगिक का मतलब खाद, एक ऐसा चीज जिसको पेड़ पौधा डायरेक्ट मतलब ले ले, मतलब खींच ले और उससे अपना उत्पादन कर सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अभी तुमको समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, ये बहुत इजी है। अब हाँ हाँ, ये उत्पाद, यही ध्यान देना, उत्पादक क्या करता है? अजैविक को जैविक में बदल देता है, जैविक में बदल देता है। मिट्टी से क्या बनाया ये? आम, आम बनाया, है ना। अब आम को ये खा लिया और ये सब मरा, या फिर आम ही सड़ गया, तो अजैविक से जैविक ये बनाया, मतलब मिट्टी से ये आम बनाया, है ना, उत्पादक। लेकिन आम से फिर मिट्टी कौन बनाता है? कीड़ा मकोड़ा, अपघटक। यानी कि जैविक चीज से, जैविक से फिर अजैविक बनाने का, अजैविक जो है वो बनाने का प्रक्रिया करता है अपघटक। बस यही समझना है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग देखें 10% ट्रांसफर का नियम। 10% ट्रांसफर का नियम मतलब ऊर्जा का प्रवाह जो है ना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, वो इस नियम को फॉलो करता है कि हर एक जो 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 आहार श्रृंखला होती है, ये आहार श्रृंखला है। जैसे ये आहार श्रृंखला का मतलब होता है ना कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें उत्पादक जो है और उपभोक्ता जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ये सिंपल फूड चेन है, वो सरल जो आहार श्रृंखला है। इसमें जो भोज्य है और भजक जो है, भोज्य क्या है? ये पेड़ पौधा भोज्य है, और उसका जो हिरन है उसका भजक है। उसी तरह हिरन जो है वो भोज्य है और भजक उसका शेर है। तो एक ऐसा श्रृंखला जिसमें भोज्य और भजक जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। तो इस आहार श्रृंखला में मान लो कि ये पेड़ जो है इसके पास 100 या 1000 कैलोरी एनर्जी है। एनर्जी को हम लोग किलो कैलोरी में मापते हैं, ऊर्जा को। तो 1000 कैलोरी एनर्जी है इसके पास। तो ये क्या करेगा कि इसको अपना काम करने में 900 कैलोरी एनर्जी को खत्म कर देगा अपना काम करने में, और सिर्फ 100 कैलोरी यानी 10% कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी इसको देगा, डियर को देगा,
है ना, हिरन को देगा। अब हिरन क्या है, इस 100 कैलोरी में 90 कैलोरी को क्या करेगी, वो अपने दिल धड़काने में, दौड़ने कूदने फानने में, अपना शरीर को बढ़ाने में, ये सब में इस्तेमाल कर देगी, और सिर्फ जो 10 कैलोरी है वो शेर को देगी ना, 10 कैलोरी शेर को देगी। तो इस तरह से शेर के पास जो जो सबसे ऊपर में, जब से सबसे ऊपरी स्तर में जो फूड चेन होता है ना, जो आहार श्रृंखला होती है, इसमें सबसे नीचे कौन होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। उसके बाद प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। जैसे इसमें पेड़ जो है वो उत्पादक है, और जो हिरन है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। उसके बाद शेर जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और उसी तरह यहाँ पे अगर चील बाज जो शेर को भी खा जाती है तो वो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो हर बढ़ते हुए श्रेणी में क्या है कि ऊर्जा का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ 10% होता है। ये हम लोग को ये नियम हमेशा याद रखना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस नियम को फॉलो करती है। वो 10% लिखा रहेगा, 50% लिखा हुआ रहेगा, 2% लिखा हुआ, तुम 10% मानोगे कि 10%, कि हर अगला बढ़ता हुआ जो हायर लेवल है, अगला स्तर में, वो सिर्फ 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं आहार श्रृंखला के बारे में, मतलब फूड चेन के बारे में। तो जैसे पेड़ एक फूल है, तो फूल को का नेक्टर को, फूल का जो रस को वो तितली खाई, तितली को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खाया, और सांप को बाज खा गई, है ना। तो इस तरह से भोज्य और भाजक जो है उसमें एक रिश्ता बना हुआ है, एक श्रृंखला बनी हुई है। इसी श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। उसी तरह जो समंदर में क्या होता है कि छोटा छोटा पौधा होता है, और उसको छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, और बड़ी मछली को बड़ा सा जो चिड़िया है वो खा लेता है, फिर ये चिड़िया को भी बाज खा लेता होगा। तो इस तरह से आहार की श्रृंखला बहुत लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। वो मतलब उसमें अलग अलग स्तर हो सकता है, और हर जो निचला स्तर का जो जंतु होता है उसको उसके ऊपर वाला स्तर खा लेता है। अब देखो इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, उसके बाद है कि जब ये चूंकि प्राकृतिक में चीजें इतनी आसान होती नहीं, इतनी सिंपल नहीं होती, इतनी सरल नहीं होती है, तो क्या होता है कि एक चीज को खाने वाला बहुत सारा, जैसे ये इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो तितली है उसको मेंढक भी खा सकती है, उसको बड़ी तितली भी खा सकती है, उसको चिड़िया डायरेक्ट भी खा सकती है। तो इस तरह से जो आहार श्रृंखला है ना, वो आपस में एक दूसरे से उलझा होता है। यानी कि जो प्राइमरी जो उपभोक्ता उत्पादक है उसको तो खाने वाली चीजों जो उपभोक्ता, उत्पादक को खाने वाला उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, और उस उपभोक्ता को खाने वाला भी कोई भी हो सकता है अलग से। जैसे ये ग्रास होपर टिड्डा जो होता है वो क्या खाई, मतलब मक्का के पेड़ पे रही और मक्का खा ली या उसका पत्ता खा ली। लेकिन ये ग्रास होपर को, ये जो टिड्डा है उसको कौन खा गया, उसको मेंढक भी खा सकता है, उसको चूहा भी खा सकता है, उसको बड़ा जो पक्षी है वो भी खा सकती है। तो इस तरह से जो श्रृंखलाएं होती है ना वो आपस में बहुत जटिल हो जाती है, और जितनी ज्यादा जटिल होती, एक चीज ध्यान देना कि जितनी ज्यादा जटिल होंगी, जटिल होने का मतलब है कि ऊपर में कोई भी उपभोक्ता जो है उसको उसको खाने के लिए बहुत सारा अल्टरनेटिव है उसके पास, है ना। इसमें अगर ये फिगर हम लोग देखें तो छोटी मछली को खाने के लिए क्या है, पेड़ तो जो फ्लावर है, और बड़ी मछली को खाने के लिए क्या है, छोटा जो मछली है वो है सिर्फ। लेकिन और इस श्रृंखला में हम लोग देखें कि सांप क्या खा सकता है, सिर्फ फ्रॉग को। लेकिन इस श्रृंखला में हम लोग देखें कि एक जो उपभोक्ता है, जैसे ये फ्रॉग है, मेंढक, है ना। तो मेंढक क्या है कि बहुत सारी चीजों का, वो टिड्डा को खा सकती है, वो बटरफ्लाई को खा सकती है, वो छोटी सी फ्रूट फ्लाई को खा सकती है, वो बड़ा सा बटरफ्लाई को खा सकती है। तो इस तरह से इसका खाने का जो अल्टरनेटिव है ना बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे ही उपभोक्ता के पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा विकल्प हो जाता है, ऐसा कोई भी श्रृंखला, मतलब आहार श्रृंखला जिसमें उपभोक्ता के पास खाने का बहुत सारा विकल्प हो, तो वो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, और बहुत लंबे समय तक चलता है, मजबूत होता है, वो मजबूत होता है
ऐसा कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें उपभोक्ता के पास बहुत सारा विकल्प हो खाने का, तो वैसी स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फूड वेब के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग एनर्जी के बारे में चर्चा किए कि हम लोग देखे कि दो दो क्रिया जो है, दो क्रिया है पारिस्थितिकी तंत्र में, वो क्या है? एक है ऊर्जा प्रवाह और दूसरा है भू जैव रासायनिक रसायन चक्र। तो ऊर्जा प्रवाह के बारे में तो हम लोग 10% नियम दे लिए कि हर ऊपर के स्तर पे सिर्फ 10% एनर्जी जाता है, लेकिन भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में हम लोग नहीं पढ़े। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़े कि ये जो मिट्टी से उत्पादक लिया और उसके बाद उपभोक्ता के माध्यम से अपघटक क्या किया, तोड़ ताड़ के इसको फिर से अजैविक चीज बना गया। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जब हम इसको डायग्राम में पढ़ेंगे भू जैव रासायनिक चक्र को, तब हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? भू जैव रासायनिक चक्र। भू जैव रासायनिक चक्र का मतलब होता है ना कि भूमि, जो पृथ्वी और जैव, पृथ्वी पे जो भी जीवन है और इस जीवन को चलाने के लिए जो भी रसायन है वो चक्र में चलता है ना। जैसे तुम्हारे जो स्क्रीन पे अभी तुमको दिख रहा होगा कि पहला जो है वो कार्बन साइकिल है। कैसे कार्बन एटमॉस्फेयर से हम लोग लेते हैं और उसके बाद फिर वो एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में चला जाता है। तो ये देखो, एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। इस CO2 को कौन लिया? पेड़ पौधा लिया खाना बनाने के लिए। तो पेड़ पौधा कार्बन लिया तो उसके पत्ते में चला गया या उसके फल में चला गया। अब इस पेड़ पौधा को खाया क्या? एनिमल। ठीक, यहां तक हो गया। अब ये पेड़ पौधा अपना पत्ता और जो तना और फल के साथ मर गया, तो ये डेड हो गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और आदमी कौन वाला? अच्छा, ठीक। ये देखो, भू जैव रासायनिक चक्र है, उसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी रसायन मौजूद है यहाँ पे, ये जो मदद करती है, वो इस धरती पे है और वो चक्र में घूमते रहती है, इसीलिए वो खत्म नहीं होती। क्योंकि अगर चक्र की तरह चलेगा नहीं तो हम लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं सब रसायनों का, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भू जैव रासायनिक चक्र में कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन एटमॉस्फेयर से, मतलब वायुमंडल से, सबसे पहले वायुमंडल से कौन ले लेता है इसको? वो लेता है ग्रीन प्लांट, है ना, पेड़ पौधा लेता है। और पेड़ पौधा भी जब सांस छोड़ता है ना, तो जब वो मेटाबॉलिज्म करता है, जब सांस छोड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल को देता है। तो पहले तो लिया अपना खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2, है ना, और जब वो सांस छोड़ा तो CO2 वापस दे दिया। लेकिन कुछ कार्बन को क्या करता है, वो अपने पत्ते में या फल में या तना में मौजूद रखता है ना, और इसको खा लेता है कौन? एनिमल। तो ये कार्बन अब कहाँ चला गया? एनिमल में। तो पेड़ में भी कार्बन है और जो पशु है उसमें भी कार्बन है। अब ये दोनों मर गया, पेड़ पौधा दोनों मर गया। तो उसके बाद क्या करी? इसमें कीड़ा मकोड़ा है, वो इसको फिर तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया या कार्बन बनाया और इसको वायुमंडल में पहुंचा दिया। तो वायुमंडल से शुरू हुई थी कार्बन, और पेड़ पौधा और जानवर के माध्यम से, डिकम्पोजर के सहायता से, मतलब जो 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 सड़ाने गलाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उसकी सहायता से फिर से ये वायुमंडल में चला आया। या फिर क्या होता है कि जब सड़ा गला जो डेड जो 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 मृदा पेड़ पौधा होता है, वो कहीं पे जमा हुआ रहता है, तो उससे हम लोग को कोयला मिलता है या गैस मिलता है ना, फॉसिल फ्यूल से। तो उसको भी हम लोग जब जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड चला कहां से था? वायुमंडल से, और फिर लौट के वायुमंडल में चला आया। उसी तरह नाइट्रोजन का साइकिल भी ऐसा है। नाइट्रोजन हवा में 78% हम लोग जानते हैं कि होता है। अब ये नाइट्रोजन का हवा से डायरेक्ट इस्तेमाल पेड़ पौधा नहीं कर सकती है खाना बनाने के लिए। तो क्या होता है, पेड़ पौधा का जो रूट्स में एक तो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि हवा को, मतलब नाइट्रोजन हवा को कुछ ऐसा यौगिक में बना देता है जिसको पेड़ पौधा ले लेती है। ये देखो, ये पेड़ पौधा ले लेती है, और पेड़ पौधा क्या करती है? अपना प्लांट, अपना तना बनाती है, अपना पत्ती बनाती है, अपना फल बनाती है, और उस फल पत्ती तना को आदमी खाता है। और जब वो मर जाता है या पेड़ पौधा मर जाती है, तो फिर इसको डिकम्पोजर, जो
सड़ाने गलाने वाला कीड़ा क्या है, वो फिर से इसको क्या करता है कि अभी ये यौगिक के फॉर्म में था, अभी फिर से इसको हवा के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ला दी, और फिर धीरे धीरे ये नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो हवा के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से चला था, पेड़ पौधा से होते हुए, जानवर से होते हुए क्या हुआ कि सड़ाने गलाने वाले कीड़े मकोड़े की सहायता से ये फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक चक्र है, तो इसीलिए हम इसको भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन का भी इसी तरह का है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, पेड़ पौधा भी लेता है और हम लोग भी लेते हैं, और हम लोग देते क्या है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेता है तो वो दो चीज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है या फिर पानी उसका इस्तेमाल करके, जैसे ग्लूकोज C2H12S22 C12H22O11, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज, इसको नहीं, ये ग्लूकोज है, इसको जलाने के लिए अगर एक एक तुम्हारे पास कागज है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत तो होगा तुमको, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती, और जब तक जलेगी नहीं तो ये ऊर्जा नहीं देगी। उसी तरह हमारे शरीर में जो ये जटिल यौगिक है ना, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं C12H22O11, तो इसको जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन से मिलता है, तो ये टूटता क्या चीज में, CO2 और पानी और थोड़ा सा ATP के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी से तो हम लोग बातचीत कर लिए, ध्वनि के रूप में हम लोग एनर्जी फिर एनवायरमेंट को दे दिया, और निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया और वाटर आया, ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्या कौन कर लिया, पेड़ पौधा कर लिया, और पानी का इस्तेमाल भी पेड़ पौधा कर लिया, और पेड़ पौधा जब किया कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, तो वो सांस छोड़ा क्या, वो फिर से ऑक्सीजन छोड़ा। तो इस तरह से ऑक्सीजन वायुमंडल से निकली, पेड़ पौधा और एनिमल के माध्यम से फिर से वो यहीं पे पहुंच गई। तो इस तरह से एक चक्र बनता है। यही मतलब जिस भी रसायन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका एक चक्र होता है। अगर वो पेड़ पौधा से स्टार्ट होता है, अगर वो वायुमंडल से स्टार्ट होता है तो वायुमंडल में चला जाता है, और अगर वो मिट्टी से शुरू होता है तो मिट्टी में चला जाता है ना। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, जिसके कारण ना तो वायुमंडल में, ना तो वायुमंडल में मंडल में, और ना ही मिट्टी में इन रासायनिक चीजों का ह्रास होता है, कम होता है। अगर ये चक्र नहीं होगा तो ये मिट्टी से खनिज खत्म हो जाएगा, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस खत्म हो जाएगा, और पृथ्वी पे जीवन ही खत्म हो जाएगा, जीवन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो भू जैव, इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं इंग्लिश में। बायो जियो, बायो मतलब जीव, जियो मतलब भू, और केमिकल माने रासायनिक, केमिकल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल बहुत जरूरी है। उसी तरह हम लोग वाटर साइकिल भी पढ़ेंगे। वाटर जानते हैं कि H2O वाटर साइकिल भी होता है। बारिश होती है, फिर हम उसको खाते पीते हैं, फिर हम एक्सक्रीट करते हैं या फिर मर जाते हैं, तो फिर वो इवोपोरेशन, या पसीना चलता है तो वो फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह का बहुत सारे चीजों का, फास्फोरस का होता है, नाइट्रोजन का होता है, ये जितना भी रासायनिक चीज जिसका इस्तेमाल हम अपने जीवन को बढ़ाने के लिए करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सब फिर जहां से आया होता है वहीं पे चला जाता है। तो इस तरह से ये जो तमाम चीजें हैं वो एक चक्र के रूप में घूमते रहती है, और ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस चक्र के जो है वो जिंदगी मतलब बैलेंस नहीं रह पाएगा। हमारा जो परिस्थितिकी तंत्र है ना, वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, वो संतुलित नहीं रह पाएगी, उसमें कोई ना कोई चीज का कमी होता रहे। जैसे कि मान लो कि वायुमंडल से हम ऑक्सीजन सिर्फ लेते रहे और उसको दे नहीं, है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन एक दिन बहुत खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड दे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो बहुत सारे बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधा अपना खाना ही नहीं बना सकता, तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक चक्र की तरह इसका चलना जरूरी है, जितना हम लोग लेंगे उतना ही देना इसको जरूरी है। तो इस तरह से ऊर्जा का भी हम लोग देख लिए कि कैसे ऊर्जा कार्य करती है, एक जगह एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है, 10% वाला नियम। और हम लोग दूसरा देखें भूजैव रासायनिक चक्र के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र है उसका कौन कौन सा प्रकार होता है। दुनिया में बहुत तरह का परिस्थितिकी तंत्र होता है। जैसे जल में पाया जाने वाला परिस्थितिकी तंत्र को हम लोग जलीय परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और स्थल पे पाया जाने वाला जो है परिस्थितिकी तंत्र उसको स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दोनों अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें जल वाला दो तरीके का होता है, एक स्वच्छ जल, नदी
तालाब, है ना, झरना, ये सब में जो हमको जीव जंतु मिलते हैं, या इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और समुद्र में खारा जल, तो जितना भी समुद्र में होता है उसमें, उसको हम लोग समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसी तरह स्थल पे भी 4 तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वन एक खास तरह का होता है, उसमें जीव जंतु अलग तरीके के होते हैं। घास का मैदान में अलग तरह का जीव जंतु होता है, मरुस्थल में अलग तरह का जीव जंतु होता है। अब तुम घास का मैदान में शेर को या जिराफ को देख पाओगे, लेकिन वन में तुम जिराफ को नहीं देख पाओगे, क्योंकि वन में ये रह नहीं पाएंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मरुस्थल में तुम, वन में तुम ऊंट को नहीं देख पाओगे, लेकिन मरुस्थल में ऊंट है। और मानव निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें जैसे बाग हम लोग लगाते हैं या बगीचा लगाते हैं, है ना, या पार्क हम लोग स्टेब्लिश करते हैं। तो इस पार्क में भी तो जीवन रहता है, या इस बाग में भी तो जीवन रहता है। आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारा पक्षी अपना घोंसला बना के रहता है, तो ये एक अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इन सब चीजों के, इसके बारे में लोग बहुत विस्तार से, ये अलग ही लेक्चर का टॉपिक है, ये अलग लेक्चर का टॉपिक है, क्योंकि इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि दुनिया में तमाम जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र है, या समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, या घास का मैदान है, या मरुस्थल है, दुनिया में जहां जहां है उसके बारे में, उसमें कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां का दिशा कैसा रहता, वहां का दशा कैसा रहता है, भौगोलिक दशा, उसमें कौन से जीवन पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में तुम, और कहाँ है, इन सब के बारे में अलग लेक्चर होगा। ये बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तब तुमको पूरा दुनिया का जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ में आने लगेगा। लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखें, क्योंकि आज इस लेक्चर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सही से समझने के लिए और भी हमारे पास चीजें हैं। तो उसमें है, हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, ये तुमको समझना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी में भी अब पूछने लगा है, एसएससी में भी पूछ सकता है। तो इसमें पूछता क्या है, ये नहीं पूछेगा कि पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, ये नहीं पूछेगा, ये सिर्फ जान लो कि क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रथम से उच्च पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, जैव मास एवं संचित ऊर्जा की प्राप्तता में क्रमशः कमी होती है। ये 3 चीज है कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें बहुत सारा प्रजाति होता है, उसका कुछ संख्या होगा, और जैव मास का मतलब उसका भार, मतलब जैसे अगर 5 बकरी है और एक बकरी का भार है 10 किलो, तो पूरा जैव मास होगा 50 किलो उस पारिस्थितिकी तंत्र में। तो उसी तरह उसको जैव मास कहते हैं, और उसमें कोई भी ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा। तो वो क्या होता है ना, कि जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है वैसे वैसे घटता है या बढ़ता है। तो इस संख्या, बायोमास और ऊर्जा की दृष्टि से 3 प्रकार का पिरामिड होता है ना। यहां तक तो तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकते हैं, यूपीएससी में कई बार पूछे हैं। वो क्या बोलेंगे कि जातियों की संख्या का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है? उल्टा होता है। तो यहां पे तुमको, अगर जातियों की संख्या का पिरामिड सिर्फ पूछे तो तुम उसमें आंख मूंद के सीधा मार देना। लेकिन अगर तुमसे पूछे, देखो, क्योंकि घास का मैदान में जो जाति का श्रृंखला होता है ना, जाति का पिरामिड जो होता है ना, वो सीधा होता है, इस पिरामिड की तरह बना हुआ। क्यों? क्योंकि एक घास के मैदान में बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे की संख्या के अपेक्षा जो प्रथम उपभोगी होते हैं, जैसे हिरन, उसका संख्या पेड़ पौधे की संख्या से कम होता है। और उसी तरह जो शेर होता है, उसका संख्या जो प्रथम उपभोगी का संख्या मतलब हिरन से कम होता है। तो इस तरह जैसे जैसे हम लोग इस मतलब खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जातियों की संख्या कम होते जा रही है। इसलिए इसमें घास के मैदान का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। लेकिन ये चीज, वृक्ष, अगर हम लोग एक पेड़ को ही अगर हम लोग एक पारिस्थितिकी तंत्र मान ले, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या होता है, एक जगह जहां पे बहुत सारी जिंदगियां रहती है, इसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो उसी तरह वृक्ष भी एक तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन वृक्ष के परितंत्र में जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, 3 तरह का पिरामिड होता है। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, जातियों की संख्या का पिरामिड, ये संख्या का पिरामिड है, ये है पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर
कैसा होता है, तुम मारोगे सीधा। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा, हाँ, घास के मैदान का पिरामिड कैसा होता है, वो सीधा होता है। लेकिन अगर वृक्ष को परितंत्र मान लिए तो उसमें संख्या का पिरामिड कैसा होगा, वो होगा उल्टा। क्यों? क्योंकि एक वृक्ष के परितंत्र में एक वृक्ष होता है और उसको खाने वाले टिड्डे, छोटा छोटा मकड़ी, ये सब भी होता है, और उससे भी ज्यादा उस पे रहने वाला जीव मतलब पक्षी होता है ना। तो इस तरह से इसमें इसका क्या हुआ कि पिरामिड का दिशा उल्टा हो गया। मेन जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो है वो एक ही है, लेकिन उपभोगी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो है पिरामिड का आकार जो है उल्टा होता है। लेकिन घास के मैदान में क्या है, उत्पादक जो है वो बहुत सारा है, उसकी अपेक्षा में जो उपभोगी है, प्रथम स्तर का उपभोगी, वो कम है, और जो द्वितीय स्तर का उपभोगी है वो प्रथम स्तर के उपभोगी से कम है। तो इसलिए घास के मैदान में जो पिरामिड ऑफ नंबर या संख्या की पिरामिड होती है वो सीधी होती है, और वृक्ष के परितंत्र में जो संख्या की पिरामिड होती है वो उल्टी होती है। तो ये हुआ पहला तरह का पिरामिड, पहला तरह का पिरामिड जिसको हम लोग संख्या का पिरामिड कहे। अब उसी तरह दूसरा तरह का पिरामिड होता है, इसको हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं है ना, जो तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोमास का पिरामिड। तो बायोमास का पिरामिड भी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे, भूमि पे अगर कोई भी इकोसिस्टम हो ना, तो उसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो सीधा होता है। जैसे भूमि पे अगर जंगल में या घास के मैदान में या मरुभूमि में जो उत्पादक होंगे ना वो बहुत ज्यादा होगा, और उसकी अपेक्षा में जो प्रथम स्तर के उपभोगी होंगे उसका जो मतलब उसका बायोमास, यानी कि इस कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे वन में मान लो कि एक वन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, या वन छोड़ दो तो हम लोग एक तो घास का मैदान का ले रहे हैं। तो इस घास के मैदान में पूरा घास का जितना वजन होगा वो इसमें रह रहे हिरन और खरगोश के वजन से ज्यादा होगा। उसी तरह उस घास के मैदान में जितना भी हिरन और खरगोश रह रहा होगा उसका वजन उसमें रह रहे लोमड़ी से ज्यादा होगा। उसी तरह उस घास के मैदान में जितना लोमड़ी रह रहा होगा उसका वजन जो होगा वो शेर के वजन से कम होगा। क्योंकि बायोमास का मतलब होता है वजन, और बायो का मतलब होता है कि जीवन, जो तुम्हारा शरीर का वजन है। तो उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास के पिरामिड अगर जमीन पे हो तो वो सीधा होता है ना, लेकिन वही अगर वो जल में हो, एक्वेटिक हो, तो वो टेढ़ा होता है। क्यों टेढ़ा होता है? तो इसमें समंदर में क्या होता है कि छोटा छोटा तैरता हुआ पौधा होता है, प्लैंकटन जिसको कहते हैं, तो वो कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है। तो इसका जो बायोमास होता है वो कम होता है, वो छोटा होता है। अभी पैदा लेगी और फिर खत्म हो जाएगी, फिर पैदा लेगी और तू उसको खा लेगा, तो उसका जो भार होता है वो कम होता है। लेकिन उसका जो छोटी छोटी मछलियां होती है उसका जो भार होता है वो प्रोड्यूसर जो उत्पादक होता है उससे ज्यादा होता है। और बड़ी मछलियों का भाग 1 मीटर के दायरे में अगर देखा जाए तो ज्यादा होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि जो जल में पिरामिड ऑफ बायोमास, बस तुमको इतना याद रखना है कि तुमको कंपटीशन में सवाल पूछेगा, ये सवाल क्या पूछेगा वो भी बता देते हैं। और वो पूछेगा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, तो तुम उसमें दोगे कि अगर घास का मैदान है, अगर क्वेश्चन में है तो दोगे कि घास के मैदान में सीधा होता है लेकिन वृक्ष के परितंत्र में उल्टा होता है। फिर दूसरा सवाल अगर पूछेगा कि बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, तो अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, यानी कि भूमि पे अगर कोई इकोसिस्टम हो भूमि पे, तो उसमें सीधा होता है लेकिन जल में ये उल्टा होता है। अब है लेकिन ऊर्जा का पिरामिड, हम पहले नंबर का पिरामिड में और बायोमास की पिरामिड में देखें कि सीधा और उल्टा हो सकता है। नंबर का पिरामिड अक्सर सीधा ही होता है, सिर्फ वृक्ष के परितंत्र में वो उल्टा हो जाता है। लेकिन बायोमास का पिरामिड में हमेशा अगर जमीन पे होगा तो वो सीधा होगा, लेकिन जल में होगा बायोमास का पिरामिड, याद रखना बायोमास का पिरामिड जल में उल्टा होता है। लेकिन ये जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 10% लॉ फॉलो करता है। किसी भी जगह में, या तो वो जमीन पे हो या वो पानी में हो, जो उत्पादक होते हैं उसके पास हमेशा ज्यादा ऊर्जा होता है ना। और हर बढ़ते हुए स्तर में 10-10%
ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, बाकी ऊर्जा जो है वो लॉस्ट हो जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है हीट के। तो इसमें जितना ऊर्जा होगा उसका 10% ऊर्जा ही प्रथम जो उपभोगी हैं उसके पास होगा, और उसी तरह प्रथम उपभोगी के पास जितना भी ऊर्जा होगा, द्वितीय उपभोगी के पास उसका 10% ही ऊर्जा होगा, और तृतीय उपभोगी के पास, जो द्वितीय उपभोगी के पास जितना ऊर्जा है उसका सिर्फ 10% होगा। तो इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान रट लो कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, सीधा, क्योंकि ये 10% का नियम को फॉलो करता है। ये चीज हम लोग देखे है ना। अब एक मिनट 12:33 तुम लोग और पढ़ सकते हो या आज का लेक्चर हम लोग खत्म करें? बताओ। और भी पढ़ सकते हैं। लो, आज हम रिकॉर्ड करना चाह रहे थे और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। खैर ठीक है, पर खैर तुमको अभी तक तो समझ में आया ना चीजें? हाँ।